प्रिय मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम एवं सॉल्यूशन में। आपके लिए क्लास शुरू हो गई सुपर टेट की। देखिए, आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर होता है। क्या बताना है कि 1 नैनोमीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10 की घात -6 सेंटीमीटर। दूसरा है 10 की घात -7 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 10 की घात -8 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन है डी नंबर 10 की घात -9 सेंटीमीटर। देखिए, अगर 1 नैनोमीटर की हम बात करें तो नैनोमीटर को हम क्या लिखते हैं, एनएम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर नैनोमीटर की बात किया जाए तो जो नैनोमीटर होता है इसको एनएम के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होता है, 10 की घात -9। और ये किसमें होता है, मीटर में होता है। 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मान दिया गया है वो किस में दिया गया है, सीएम में दिया गया है। सीएम का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर होता है। जो सेंटीमीटर होता है उसको सीएम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है तो आपको कैसे करना है इसमें, देखिए 1 मीटर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 मीटर में 100 सीएम होता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर 1 नैनोमीटर में कितना है, 10 की घात -9 मीटर, तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 घात कम हो जाएगा तो 10 की घात माइनस कितना बनेगा, 10 की घात -7 सेंटीमीटर बनेगा। तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर में, तो देखिए जब नैनोमीटर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की घात -7। ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। और अगर मीटर में दिया जाएगा तो 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होगा, 10 की घात -9। ये मीटर में होगा। तो ये दोनों मान आपको याद करना है। जब आपका सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मीटर में कहा जाएगा तो 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्या इसमें एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का जो मात्रक होता है ये किसके बराबर होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है 4.25 प्रकाश वर्ष। दूसरा है 3.25 प्रकाश वर्ष। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 4.50 प्रकाश वर्ष। और चौथा ऑप्शन है 3.05 प्रकाश वर्ष। क्या दिया गया है, 3.05 प्रकाश वर्ष। अब देखिए, आपको इसमें से बताना क्या है कि किसके बराबर होता है। तो जो पारसेक होता है ये प्रकाश वर्ष की तरह खगोलीय दूरियां होता है। कौन सी दूरी होता है, तो बोलोगे ये खगोलीय दूरी होती है। कैसी दूरी होती है, खगोलीय दूरी होता है। तो ये आपका खगोलीय दूरी हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि एक पारसेक के बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक के बराबर होता है, एक पारसेक के बराबर 3 गुणे 10 की घात 16। एक पारसेक के बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 16। और ये किसमें होता है, मीटर में होता है। और अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना मान इसका होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है ये 9.46 गुणा में कितना होता है, तो बोलोगे कि 10 की घात कितना होता है, 15 मीटर होता है। ये दोनों मान आपको याद करना है कि एक पारसेक का अगर मान पूछा जाएगा तो 3 गुणे 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो 9.46 गुणे 10 की घात कितना होता है, 15 मीटर होता है। और अगर इसमें हम बात करें कि एक पारसेक जो होगा प्रकाश वर्ष में कितना होगा, तो एक पारसेक जो होगा, एक पारसेक ये प्रकाश वर्ष में कितना होता है इसके बराबर, तो आप बोलोगे
कि 3.262 ये किसमें होता है, तो ये प्रकाश वर्ष में होता है। किसमें होता है, प्रकाश वर्ष में होता है। अब यहाँ से आप आंसर पता कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3.25 कितना हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। इसमें से पहला दिया गया है नाट। नाट जो है जहाज के चाल की माप। फिर बी नंबर में है नॉटिकल मील, जो बताया गया है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और यहाँ पे आंगस्ट्राम जो दिया गया है सी नंबर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। और यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो दिया गया है ये समय मापन की इकाई होता है। अब देखिए सुमेलित नहीं है, नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना और एकदम करेक्ट बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है यही आपका नहीं होगा। डी ऑप्शन वाला जो जवाब होगा ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है ना, ये जो आपका प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक होता है, समय का नहीं दूरी का होता है। किसका होता है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसका होता है, तो आप बोलोगे कि दूरी का होता है। किसका होता है, दूरी का होता है। बाकी ये जो नाट है जहाज की चाल की माप है ये आपकी एकदम करेक्ट है। नॉटिकल जो मील होता है इससे हम क्या करते हैं, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, ये भी आपका क्या है एकदम राइट है। और आंगस्ट्राम जो होता है या आप एंगस्ट्राम इसको कह सकते हैं, ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, मात्रक होता है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष लिखा है यही यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रकाश वर्ष मैंने क्या बताया कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, या आप दूरी का मात्रक कह सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की घात कितना होता है, 15 मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो एंगस्ट्राम होता है, एंगस्ट्राम को हम ए के ऊपर ऐसे बना देते हैं तो उसका प्रतीक होता है। और एक एंगस्ट्राम के बराबर कितना होता है, तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। ये आपको याद कर लेना है। अगर यही सेंटीमीटर में दे दिया जाएगा तो एक एंगस्ट्राम का मान जो होगा सेंटीमीटर में कितना बन जाएगा, 10 की घात माइनस 8 और क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। सीएम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, बल का मात्रक है, इसमें क्या बताना है कि बल का जो मात्रक होता है क्या होता है। तो बल के बराबर पहले हम जानेंगे कि बल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो बल होता है धक्का या खिंचाव होता है ना, किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर जब हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके आकार और आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बल के बराबर क्या होता है, तो भैया जी बल के बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल के बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पे बल को हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम लिखते हैं, त्वरण को ए लिखते हैं। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से अगर इसका हम मात्रक देखें कि इसका मात्रक क्या बनेगा, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी लिखते हैं। और यहाँ पे जो त्वरण है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का अगर मात्रक देखें तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जूल में दिया गया है, किसमें, जूल में है, फर्मी में है, न्यूटन है और रदरफोर्ड है। तो यहाँ से अगर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण देखा जाए तो F बराबर एम बना, तो इसका मात्रक क्या निकला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है यही किसके बराबर होता है, तो यही आपका न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। और न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं ना, न्यूटन को एन के द्वारा
हम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक नाम वगैरह होता है उसको हम कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या आप कह सकते हैं व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो बल का मात्रक बनेगा क्या बनेगा, एकदम आपका न्यूटन बनेगा। ठीक है, न्यूटन को किससे लिखते हैं, तो कैपिटल एन के द्वारा लिखते हैं। जबकि यहाँ पे जो आपका दिया गया है जूल, जूल जो होता है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका, कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये आपका जूल बनेगा। और जो यहाँ पे फर्मी दिया गया है, ये फर्मी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जो आपका फर्मी है। थोड़ा और जान लीजिए बल के बारे में। बल की अगर बीमा देखा जाए, बीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बल की बीमीय सूत्र क्या होता है, तो ये होता है एम एल टी माइनस टू होता है। बल का बीमीय जो सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू होता है। ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और बल कैसी राशि है, तो बल आपकी जो होगा ये आपकी सदिश राशि होगी। बल कैसी राशि है, तो बल आपकी सदिश राशि होता है। क्यों होता है, क्योंकि बल जो होता है इसमें दिशा और परिमाण, दिशा और इसमें प्लस में क्या होता है, परिमाण, दोनों का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होगा वही हमारी कैसी राशि बनती है, वही हमारा सदिश राशि बनता है। तो चलिए सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, सापेक्ष आर्द्रता, क्या बताना है इसमें, कि जो हमारा सापेक्ष आर्द्रता है वो मापी जाती है। किसमें मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता, पहला है हाइड्रोमीटर से, दूसरा है हाइग्रोमीटर से, तीसरा है लैक्टोमीटर से, और चौथा डी ऑप्शन है पोटेशियोमीटर से। किससे, पोटेशियोमीटर से। अब इसमें क्या बताना है कि जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो किससे नापा जाता है, तो जो सापेक्ष आर्द्रता होता है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। किससे, हाइग्रोमीटर से, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो सापेक्ष आर्द्रता को हम किसमें मापेंगे, तो हाइग्रोमीटर में नापेंगे। अगर यहाँ बात करें हम कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से आपके द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या होता है, जो द्रव होते हैं उसका क्या होता है, द्रव का घनत्व मापा जाता है। ये आप लोग नोट करेंगे कि जो आपका हाइड्रोमीटर होगा इससे द्रवों का घनत्व मापा जाएगा। जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उससे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट जा रहा है। लेकिन यहाँ लैक्टोमीटर से क्या होता है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्या मापा जाता है, दूध की जो शुद्धता होती है उसको हम मापते हैं। तो किससे मापते हैं, तो आप बोलोगे कि लैक्टोमीटर से। ठीक है, यहाँ पे लैक्टो आ जाए तो वहां दूध दही की शुद्धता इससे मापी जाती है ना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर, जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, इससे भैया जी अगर हम बात करें क्या मापा आता है, तो इससे विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसको नापते हैं। क्या नापते हैं, दो बिंदुओं के बीच में जो आपका विद्युत परपथ होता है, सर्किट होती है, उसमें जो उसके बीच का विभवांतर होता है उसको हम नापते हैं। अच्छा, विभवांतर क्या चीज है, देखिए जो विभव में अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है ये क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक जो होगा, विभवांतर का मात्रक को क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न। बहुत अच्छे से एक एक प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, क्या बताना है इसमें, कि प्रकाश के किस लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है अधिकतम होती है। आपको इसमें से करेक्ट जवाब जो होगा वही आपको बताना है। तो पहला आपका दिया गया है, क्या बैगनी दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है बैंगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, और चौथा है पीला। तो सबसे
ज्यादा बताना है तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा? तो लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है प्रकाश के किस रंग के लिए? तो देखिए, अगर हम बात करें लाल रंग की, किसकी? लाल रंग की ना। बात यहाँ पे हम लाल रंग की सबसे पहले करेंगे। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है, क्या बोलोगे? लाल रंग की तरंग जो दैर्ध्य होता है, ये क्या होता है? अधिकतम होने के कारण इसकी तरंग दैर्ध्य जो है भैया जी, अधिकतम होने के कारण किसी लेंस के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है। और अगर हम यहाँ पे बैगनी की बात करें, किसकी बात करें? बैगनी की। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जो बैगनी रंग होता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है, ये क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है भैया जी? सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जवाब जाएगा वो आपका सी नंबर जाएगा, लाल रंग, यानी आप क्या कहते हैं? रेड कहते हैं ना। तो ये आपका होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रकाश जो होता है, सौर होता है, उसमें कितने रंग होते हैं? तो उसमें 7 रंग होता है। सौर में जो सौर है आपका प्रकाश है, उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होता है। ट्रिक क्या होता है इसको याद करने का? विबग्योर होता है। इसको याद करने का जो ट्रिक होता है, क्या होता है? विबग्योर होता है। विबग्योर से आपके 7 रंग पता चलते हैं, क्योंकि वी से वायलेट हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा, वी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सातों रंग क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्रकाश की बात करें कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से। अगर हम बात करें कि प्रकाश में निर्वात में चाल कितना होता है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वह कितना होता है? तो प्रकाश की निर्वात में जो चाल होता है 3 गुणा 10 की घात 8, और ये मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको याद करना है। और अगर हम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात करें, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात करें कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो ये आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना तक होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दूरी का एक छोटा सा मात्रक होता है। देखो, एंगस्ट्रॉम, ये जो प्रतीक है किसका है? एंगस्ट्रॉम का है। एंगस्ट्रॉम का ये क्या होता है? प्रतीक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या है इसमें बताना कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। जो अवतल लेंस होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव वास्तविक होता है, सदैव आभासी होता है, सदैव उल्टा होता है, कि सदैव वस्तु से बड़ा होता है? तो एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की दोनों सतह अंदर की ओर होती है। अवतल लेंस के दोनों जो सतह होते हैं वो कहाँ होता है? तो बोलोगे कि अंदर की ओर होता है। कैसे होता है? अंदर की ओर होता है उत्तल लेंस की दोनों सतह जो होता है ना, ये दबी हुई तल होता है। आप कह सकते हैं कि जो दबा हुआ तल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। इसका प्रयोग अगर हम बात करें कि किसके लिए किया जाता है, तो जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, किसके लिए? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? जिस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर कहा जाए कि व्यक्ति को निकट, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया है, कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है
उस व्यक्ति के चश्मे में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको उसके चश्मे में किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। ये किसके लिए है? दूरदृष्टि दोष के लिए होता है। किसके लिए? दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। और निकट के लिए तो आपका अवतल काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जवाब जाएगा कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो होगा सदैव आभासी बनता है। कैसे बनता है? सदैव आभासी बनता है। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया है। न्यूमेरिकल भी आता है ना। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी? इसकी हमें क्या बताना है? क्षमता बताना है क्या होगा। 0.5 दिया गया है और यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है। तो देखिए क्षमता पूछा जा रहा है, तो क्षमता P के बराबर सूत्र होता है 1/F होता है। ये किस में होता है? मीटर में होता है। एक सूत्र और होता है P बराबर 100/F होता है। तो ये किस में होता है? ये सेंटीमीटर में होता है। जब 100/F रहेगा तो ये किस में बनेगा? सेंटीमीटर में बनेगा। ये दो सूत्र होते हैं। P बराबर 1/F जो होगा तब मीटर में रहेगा और P बराबर 100/F रहेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा। यहाँ P का मतलब होता है क्षमता, क्योंकि जो क्षमता होता है लेंस की क्षमता होती है उसको P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो हमारी फोकस दूरी होता है उसको किससे लिखते हैं? F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे सवाल हमको लगाना है, कैसे लगाएंगे? तो P बराबर 1/F का हम प्रयोग करेंगे। P बराबर 1/F, F का मान यहाँ पे 0.5 दिया गया है तो इसी का हम प्रयोग करेंगे 0.5। दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, 10 बटा कितना हो जाएगा? 5। 2 पंचे कितना बनेगा? 10 बनेगा। 2 पंचे कितना बनेगा? 10 बनेगा। अब यहाँ पे 2 आ गया और एक और दिया गया है फोकस दूरी, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक डायोप्टर बन जाएगा। अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस दिया गया है तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर यहीं पे आपका अगर अवतल लेंस होता, कैसा लेंस होता? अगर यहीं पे अवतल लेंस की बात की जाती तो वो किस में हो जाता? माइनस में। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी या क्षमता होगा माइनस में होगा और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता कैसे होगा? प्लस में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग बहुत अच्छे से। क्या लिखा है? एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ये आपको बताना है कि सत्य है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। और डी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है प्रतिबिंब आभासी होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी, बी, सी और डी, ए, सी और डी यहाँ पे दिया गया है। अब करेक्ट जवाब आपको बताना है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो देखिए समतल दर्पण की बात किया आता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसके? वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है ना। वस्तु के आकार के क्या होता है? ये बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो एकदम करेक्ट जवाब जाएगा ये सी नंबर जाएगा। बी, सी और डी। बी सही रहेगा, सी सही रहेगा, डी सही रहेगा, लेकिन ये जो है
कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये आपका क्या है, कथन सत्य नहीं है। तो इसको हटा दीजिए, बाकी ये तीनों कथन आपके सत्य है, तो यहाँ पे बी, सी और डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा ये भी प्रश्न है, क्या है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए 10 मीटर दिया गया है ना, और चलने की बात है, 2 मीटर पे खड़ी है और प्रतिबिंब की ओर क्या हो रही है, वो चल रही है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कि वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगी प्रतिबिंब भी उतना ही वस्तु की ओर बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आप जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती जाएगी उसका प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसके मध्य दूरी क्या हो जाएगा, तो 10 दिया गया है और 10 में से यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 2 करके लिखना है ना, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ेगा। तो 10 कितना बनेगा, 4 बनेगा। आप 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से अगर यदि आप 4 घटाएंगे तो 10 माइनस 4 बराबर कितना, 6 मीटर बनेगा। तो यहाँ पे 6 मीटर आपके ये ऑप्शन में है, जो कि आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा ना। बाकी ये सब आपके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए देखिए 10 प्रश्न था ना, तो देखिए आपकी साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से हो गया है। आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। ये क्लास डेली अपलोड होता है, आप लोग जुड़िए। और जो साइंस आपको कठिन लग रहा है एकदम बहुत ही सरल में बना दूंगा, बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपको मैं समझा दूंगा। चलिए धन्यवाद।